नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर जिसको एग्जीक्यूटिव बॉडी का बड़ा अच्छा उत्कृष्ट एग्जाम्पल कहेंगे, कैसे चीज़ों को सुधारा जाता है। तीन चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात यह है कि कानून क्या कहता है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ की जब हम बात करते हैं तो कानून क्या कहता है, कानूनी व्यवस्था क्या है। दूसरा पहलू ये है कि उस कानून के इम्प्लीमेंट करने की जो मैकेनिज्म है, यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है, सरकार है, वो कितना सपोर्ट करती है। और तीसरा है कि जनता कितना उत्साह बना पाती है, जनता कितना स्ट्रगल कर पाती है और जनता कितनी सजग है। ये तीनों ही बॉडियाँ, तीनों ही चीज़ें जब सही होती हैं तभी कोई प्रदेश या देश सही से काम कर पाता है। अगर कानून व्यवस्था, कानून बना लिया गया है, सरकारें काम करना चाहती हैं, लेकिन जनता जिहादी हो गई है, जैसे कि अफ़गानिस्तान के अंदर कानून हैं, वहाँ पर सरकार काम करना चाहती है, पिछले 20 वर्ष से सही से कर भी रही थी, लेकिन जैसे ही यूएस और नाटो फोर्सेस वहाँ से जा रही हैं, वैसे ही तालिबानियों ने वहाँ ऊधम मचाना शुरू कर दिया है। जनता अफ़गान सरकार का सपोर्ट करने की बजाय जनता क्षेत्र छोड़ कर भाग रही है। अब जनता क्षेत्र छोड़कर अगर भागेगी तो अब सरकार की फोर्सेस बनाम तालिबान हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन हो तो भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कानूनी व्यवस्था का ठीक नाम मैं बात कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर सरकार की। जम्मू कश्मीर सरकार किस प्रकार से अब काम कर रही, उसने 2 बड़े निर्णय लिए हैं, उन निर्णयों पर चर्चा करेंगे हम। मैं कह रहा था कि जैसे कानून अगर सही से काम नहीं कर रहा, कानूनी व्यवस्था ही सही नहीं है, तो कौन इम्प्लीमेंट करवाए। इम्प्लीमेंट करने वाली सरकार अगर ठीक है, जनता ठीक करना चाहती है तो भी नहीं हो सकता। जैसे आर्टिकल 370 35 कैपिटल ए जम्मू कश्मीर के लिए बनाकर रखा गया था, तो जब कानून ही ऐसा था तो जो विक्टिम है वो कैसे सपोर्ट पाए या कैसे न्याय पाए, उसके लिए आंदोलन करने पड़ते हैं। वैसे ही आज की तारीख में आर्टिकल 371 कैपिटल ए नागालैंड को लेकर है, जो जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 से भी ज़्यादा खतरनाक बनता जा रहा है। और अब तो इनर लाइन परमिट की व्यवस्था वहाँ पर दामापुर में कर दी गई है, यानी कि अब आप घुस भी नहीं सकते। मैं उस बात को याद कर पा रहा हूँ जब जम्मू कश्मीर में भी परमिट की व्यवस्था नेहरू ने करवा दी थी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उस समय परमिट तोड़कर, व्यवस्था तोड़कर जम्मू कश्मीर में घुसे थे और उनकी हत्या हो गई थी जम्मू कश्मीर के अंदर। बाद में धीरे धीरे उसको समाप्त करने में नरेंद्र मोदी सरकार को, या जो लोग समाप्त करना चाहते थे, वो नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद 5 अगस्त 2019 को समाप्त हुआ। लेकिन नागालैंड में, मिज़ोरम में ये समस्याएं विकराल होती जा रही हैं क्योंकि कानूनी सपोर्ट जनता के पास नहीं है। तो दूसरा पहलू ये है कि अगर कानून ही गलत कर रहा हो, कानून गलत हो, कानून सपोर्टिव ना हो, तो फिर कांड होना स्वाभाविक है। तीसरी बात ये आती है कि कानून सपोर्टिव है लेकिन सरकार सपोर्टिव नहीं है। जैसे 1989 और 1990 का जो दौर था, उस समय ऐसी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं। आर्टिकल 370 35 कैपिटल ए तो था, लेकिन जम्मू कश्मीर में बैठी सरकार लगातार गलत करने का प्रयास कर रही थी। नतीजा निकला कि वहाँ के लोगों ने निर्णय लिया कि हम कश्मीर को हिंदू विहीन कर देंगे, हिंदुओं से खाली करवा लेंगे। अब आप सोच सकते हैं कि जब सरकार इस प्रकार का सपोर्ट कर रही होगी लोगों की, तो लोगों ने वहाँ अल्लाह ओ अकबर के नारे लगाए और मस्जिदों से अनाउंस हुए कि आप कश्मीर छोड़कर चले जाइए, अन्यथा आपको मार दिया जाएगा। बिना सरकार के सपोर्ट के इतना बड़ा कदम सफल नहीं हो सकता और सोचा भी नहीं जा सकता। ये सब कुछ शेख अब्दुल्ला के वंशज फारूक अब्दुल्ला के शासनकाल में हुआ। और मज़े की बात यह है कि हज़ारों लाखों लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा, बड़ी तादाद में लोग मरे, बड़ी तादाद में महिलाओं को वहाँ ज़बरदस्ती रखा गया, उनके साथ रेप किया गया उस समय, लेकिन एक सिंगल मुकदमा भी फाइल नहीं हुआ। ये सरकार की नाकामयाबी ही हो सकती है या फिर सरकार ही ऐसा करवाना चाहती है। 5 अगस्त 2019 के बाद जब वहाँ पर केंद्र शासित सरकार बैठी, और अभी वहाँ मनोज सिन्हा जी जो IITN हैं, उत्तर प्रदेश से जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का पॉलिटिशियन अगर कुछ करना चाहे तो देश में पूरा देश इस बात को मानता है कि उत्तर प्रदेश का पॉलिटिशियन सबसे ज़्यादा परिपक्व होता है पॉलिटिक्स के मामले में, क्योंकि ऐसा माना जाता है उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाला हर एक बच्चा पॉलिटिक्स जानता है। उत्तर प्रदेश से वो गए, IITN हैं, रेलवे मंत्री रहे
और बड़े बड़े पदों पर रहे। मनोज सिन्हा जी जब वहाँ पर गए तो उन्होंने धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक करना शुरू किया। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल पॉलिसी आई, यानी कि जो पीआरसी का चक्कर 35 कैपिटल ए की वजह से था वो डोमिसाइल पॉलिसी में बदल गया। और डोमिसाइल पॉलिसी में जम्मू कश्मीर में लाखों वो लोग जो वेस्ट पाक रिफ्यूजीज़ थे, लाखों वो लोग जो कि पंजाब से जम्मू कश्मीर में बसे थे जाकर, स्वीपर्स या सफाई कर्मचारी, वो सब उनको न्याय मिला। ऐसी महिलाएं जो बाहर विवाह करने के पश्चात जिनकी नागरिक निवासिता खो देती थी, पीआरसी खो देती थी, उन सबको अधिकार मिला, उनके बच्चों को अधिकार मिला। जम्मू कश्मीर में जॉब करने वाले कोई भी व्यक्ति को अधिकार मिला और वहाँ पर बसे हुए कोई भी व्यक्ति जो वहाँ कोई काम कर रहा है लंबे समय से विद इंटेंशन कि वो वहाँ पर रहने लगा, तो उन सबको अधिकार दिए गए। अब सवाल ये पैदा हुआ कि रोशनी एक्ट राज्य सरकार ने पास किया था। उस रोशनी एक्ट के चक्कर में जो लैंड खाली पड़ी थी वो सब कश्मीर के लोगों ने कब्जा कर लिया और उस पर कुछ रुपए 100 रुपए पर कैनाल के हिसाब से कुछ पेमेंट जमा करवा के उसकी ओनरशिप बना दी गई। बाद में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने उस कानून को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और ये कहा कि गरीबों की मदद नहीं, गरीबों का अत्याचार करने के लिए ऐसा कानून बनाया गया था। नतीजा निकला कि मनोज सिन्हा साहब ने वहाँ एक डिक्लेरेशन किया और वो सारी प्रॉपर्टी जो इन लोगों ने कब्जा करके रखी थी, ओपन लैंड या किसानों की लैंड, वो सारी ज़मीन वापस करने का निर्णय लिया। अभी राज्य सरकार ने यानी कि मनोज सिन्हा साहब ने एक और निर्णय लिया वहाँ। मुझे लगता है कि वो निर्णय इतना महत्वपूर्ण है कि सबको विचार करना ही पड़ेगा। और ये जो लेक्चर आप लोग सुन रहे हैं, इस लेक्चर को मुझे लगता है कि पूरे देश में ऐसे फैलाइए कि कश्मीरी हिंदू जहाँ कहीं भी देश में है वो ज़रूर इसको सुन लें। राज्य सरकार ने ये फैसला किया कि अब डोमिसाइल जो 1989 या एक्सोडस जब भी हुआ और कश्मीरी पीआरसी होल्डर्स थे बाहर चले गए, उनके बच्चे हो गए, उनके परिवार वहाँ पर हो गए, उन सबको डोमिसाइल प्रोवाइड किया जाएगा। वो जम्मू कश्मीर में आकर अप्लाई कर सकते हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि सरकार ने ये भी निर्णय लिया कि देश के अलग अलग कोनों में अधिकारियों को भेजा जा सकता है अगर उन स्थानों पर कश्मीरी हिंदू जो वंचित हो गए हैं, जो वहाँ अपना वोटर कार्ड बनाना चाहते हैं, जो वहाँ अपना पीआरसी बनाना चाहते हैं, जो अब डोमिसाइल लेना चाहते हैं या डोमिसाइल की पॉलिसी जो है उसके तहत वो आते हैं और किसी कारणवश नहीं हो पा रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन स्वयं उनके घर जाकर भी बना सकता है। वो देश के किसी भी कोने में रहते हो, केवल उनको एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करना होगा कि मैं इस उक्त स्थान पर रहता हूँ। और यहाँ तक कहा है राज्य सरकार ने कि अगर आप लोग कहीं इकट्ठे हो जाते हैं तो हम कैंप लगाकर, जहां कश्मीरी कॉलोनियां बनी हुई हैं देश में, वहां कैंप लगाकर भी उनको रजिस्टर किया जा सकता है, उनको लिखा जा सकता है। इंडिपेंडेंट डे के इस अवसर पर राज्य सरकार ने एक और घोषणा की। राज्य सरकार ने घोषणा की कि हम एक वेबसाइट लॉन्च करेंगे। हुआ क्या था कि जब 1989-90 आया तो मुस्लिमों ने घर पहले से चिन्हित कर रखे थे, यानी कि मुल्ला मौलवियों मौलानाओं ने घर चिन्हित कर रखे थे, ये घर मेरा है, ये घर मेरा है। ऐसी बहुत सारी सूचनाएं, और पूरे देश में भी ऐसा चलता है। अलीगढ़ में कुछ लोगों ने मेरे से कहा कि सर हमारे घर चिन्हित हैं, मुल्लाओं ने मौलानाओं ने वहाँ जो रैकी कर रखी है। ऐसे मुस्लिम एरिया जहाँ कहीं भी देश में क्लस्टर में हैं, उन्होंने घर चिन्हित कर रखे हैं मस्जिदों से कि साहब ये घर हम लेंगे, ये फलाने लेंगे, ये ढमाके लेंगे। और ऐसे रह तो आज हिंदू रहा है, लेकिन वो अपनी एक चार्ट बनाए पड़े हैं कि भाई कौन सा व्यक्ति जब ये खाली होगा, ये लोग भागेंगे, इन लोगों को भगाया मारा काटा जाएगा, तो कौन इस पर कब्जा करेगा। ये पहला एक्सपेरिमेंट जम्मू कश्मीर में हुआ। और जम्मू कश्मीर में 1989-90 में जो एक्सोडस हुआ, उससे पहले लोगों ने घर चिन्हित करके रखे हुए थे, और जो घर चिन्हित करके रखे थे उन्हीं घरों को उन्होंने बाद में कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद उन घरों में या तो कब्जा हो गया, उनकी ज़मीनों पर कब्जा हो गया, उनकी जो एग्रीकल्चर लैंड थी उस पर कब्जे कर लिए, और जो जगह वो छोड़ कर गए और खाली पड़ी थी, पड़ोसी ने अपना घर बढ़ाकर वो पूरा कर लिया, क्योंकि घर तो खाली ही पड़ा था। अब राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि जो माइग्रेंट्स हैं, जो राज्य से चले गए हैं, वो सब अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते हैं।
कैसे क्लेम कर सकते हैं? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक पोर्टल, जम्मू कश्मीर सरकार एक पोर्टल चलाएगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन ज़मीनों का सर्वे करेगा। सर्वे करने के बाद जो माइग्रेंट्स की प्रॉपर्टी है, जो हिंदू वहाँ से चले गए, उनकी जो प्रॉपर्टियाँ हैं, उन प्रॉपर्टियों को बाकायदा लिस्ट पर लाया जाएगा। अब जब लिस्ट पर लाया जाएगा तो कोई हिंदू जो वहाँ से छोड़कर आया है, वो अगर ये कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी ये 2 कैनाल ना होकर 7 कैनाल थी, तो वो अपने वैलिड पेपर जो भी उसके पास हैं वो वहाँ दाखिल करेगा, और नहीं तो वो अपना ऑब्जेक्शन उस पर लगाएगा। ऑब्जेक्शन लगाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर की आज की सरकार पुराने सर्वे पेपर्स निकालेगी, और पुराने पेपर निकालकर जिसके कब्जे में जो प्रॉपर्टी पहले के पुराने डॉक्यूमेंट्स में होगी, उसको पुनः खाली करवाकर कब्जा करवाया जाएगा। इसके लिए उस व्यक्ति को उन स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं है कि वो जाए और वहाँ पर अपनी नाप करवाए। वो ऑनलाइन पोर्टल पर ही क्लेम कर सकता है कि मेरा घर, जिसको बताया जा रहा है कि 200 गज का है, दिखाया गया है कि 200 गज का है साइट पर, ये 200 गज का ना होकर मेरा घर 500 गज का है, और जिसके मेरे पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हैं और जिसके लिए मैं क्लेम कर रहा हूं। तो राज्य सरकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुनः सर्वे करवाएगी और फिर से उन प्रॉपर्टियों को खाली करवाएगी। खाली करवाने के बाद उन हिंदुओं को जो वैली के अंदर पहले रहते थे और चले गए हैं, उन हिंदुओं को वो वापस दिलाई जाएगी। वो हिंदू उन स्थानों पर पुनर्स्थापित किए जाएंगे। यहाँ तक कि जो रिलीजियस प्रॉपर्टियाँ हैं, मोहल्ले का मंदिर है, मोहल्ले का कोई गुरुद्वारा है, मोहल्ले में कोई सभा घर बना हुआ था, कोई पंचायत घर बना हुआ था, ऐसे हिंदुओं के बैठने के कुछ मड़ी गुरुद्वारे बने, कुछ मड़ी और मठ बने हुए थे, उनको भी वो लोग क्लेम कर सकते हैं और बता सकते हैं कि यहाँ पर पहले हमारा एक सामुदायिक मंदिर बना हुआ था, एक सामुदायिक केंद्र बना हुआ था, सामुदायिक विवाह घर बना हुआ था, या सामुदायिक बैठक कक्ष बने हुए थे, इनमें हम अपनी बैठकें करते थे। उन स्थानों पर भी हिंदू ग्रुप वहाँ से क्लेम कर सकते हैं कि ये ज़मीन हमारी थी और यहाँ पर मंदिर था। राज्य सरकार ने कहा है ये मेरी जिम्मेवारी है कि उन जमीनों को खाली करवाकर पुनर्मंदिरों का स्थापना की जा सके। इस कड़ी में सबसे पहले राज्य सरकार ने कुछ स्टेप लिए, और उन स्टेपों में राज्य सरकार ने सबसे पहले श्रीनगर, आप सब जानते ही हैं कि श्रीनगर सबसे ज़्यादा विवादित क्षेत्र रहा है, और जो आतंकवादी ग्रुप रहे हैं उन्होंने श्रीनगर को ही हमेशा टारगेट किया। श्रीनगर के मंदिर तोड़ दिए गए थे, श्रीनगर में होने वाली पूजा पाठ तोड़ दी गई थी। श्रीनगर में एक बड़ा भव्य पुराना मंदिर था ज्येष्ठा माता का। आप में जो भी कश्मीरी हिंदू समाज के लोग होंगे, ज्येष्ठा माता का मंदिर उनको याद होगा अगर, तो ज्येष्ठा माता का मंदिर था जिनको आतंकियों ने तोड़ दिया था कब्जा करने के बाद। उस मंदिर का पुनरुत्थान शुरू करवा दिया है राज्य सरकार ने खुद, और उस मंदिर को पुनः भव्यता दे रहे हैं। हिंदुओं के वो सारे मंदिर, ये तो मैंने एक इलस्ट्रेशन बताया, यहाँ तक कि बारामूला, आपने बारामूला तो खूब ही सुना होगा क्योंकि बारामूला सबसे ज़्यादा विवादित क्षेत्र रहा है, और यहाँ तक कि अनंतनाग, आपने सुने होंगे अनंतनाग, बारामूला, श्रीनगर, सोपोर, ये आतंकवादी लोगों के स्थान है। यहाँ से पैदा होने वाला व्यक्ति भी आतंकवादी, ऐसा लोग कहते हैं कि आतंकवादी ही पैदा होता है। तो अनंतनाग में हिंदू मंदिरों से जो मूर्तियां उतार ली गई थी, उनकी मूर्तियों की पुनर्स्थापना राज्य सरकार ने करवा दी है। जो हिंदू समाज हिम्मत कर पा रहा है वो वहाँ पहुँच रहे हैं, तो राज्य सरकार उनका सपोर्ट करते हुए, उनको फोर्स देते हुए, यानी कि उनको ताकत देते हुए और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उनको वहाँ पुनर्स्थापित कर रही है। हिंदू समाज सबसे पहला काम उसको ये करना है कि वो अपना डोमिसाइल बनवाए। डोमिसाइल उसका बन जाता है, उस डोमिसाइल के आधार पर वो अपनी ज़मीनों को क्लेम करेगा। अगर उसके पास डोमिसाइल नहीं बन पाया है, पीआरसी है, तो पीआरसी के आधार पर वो अपना डोमिसाइल क्लेम कर सकता है। उसने अपने बच्चों के अगर डोमिसाइल नहीं बनवाए थे, सपोज 1989 में जो व्यक्ति निकला उसकी 90 में शादी हुई, उसके बच्चे आज की तारीख में 25 से 30 वर्ष की आयु के बीच के होंगे, या 20 से 30 वर्ष की आयु के होंगे, और हो सकता है कि उनके भी बच्चे हो गए हों। तो ऐसी 2 पीढ़ियां जिन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि हम वहां पर जाएंगे भी, क्योंकि इतना आतंक उन्होंने देखा, हिम्मत नहीं कर पाए होंगे, वो आज की तारीख में उन बच्चों का डोमिसाइल बना सकते हैं अपने पिता, माता, बाबा, दादी, जो भी जिनका भी डोमिसाइल है उसके आधार पर। अगर उनके पास डोमिसाइल प्रमाण पत्र नहीं है, सपोज उस समय निकले थे तब डोमिसाइल वो नहीं ला पाए थे घर से, और घर आतंकियों ने जला दिया था, तो भी वो अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करके इस समय
राज्य सरकार को बता सकते हैं कि मेरा डोमिसाइल इस स्थान का है। राज्य सरकार आपकी मदद करते हुए आपका डोमिसाइल बनवाएगी और आप देश के जिस कोने पर भी हैं वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ और जो भ्रम की है कश्मीरी हिंदुओं में, वो ये आ गई है कि साहब हम तो बम्बई में सेटल हो गए हैं, हम तो कर्नाटक में सेटल हो गए हैं, या हम उत्तर प्रदेश में सेटल हो गए हैं, या हम अमेरिका में सेटल हो गए हैं, अब क्यों झंझट देना। हिंदू समाज को चाहिए कि उनको जोर देकर उनको पुनः प्रेरित किया जाए कि वो अपना डोमिसाइल बनाए। उनके साथ वो लोग जिस समय वहाँ पर वापस जाएंगे, तो नहीं भी वापस जा पाते तो अपना एक घर तो बनाएंगे कि गर्मी काटने के लिए वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि इस समय सिचुएशन तो ठीक है, हो सकता है अगली पीढ़ियां वहां जाने के लिए प्रेरित हैं। दूसरी बात एक और है कि दिमाग में रहता है कि हमने तो अपना वोट मुंबई में बनवा रखा है। कश्मीरी हिंदू समाज के बहुत सारे लोगों से मैंने सुना कि भैया हम यहाँ पर वोट बनवा कर रह रहे हैं अच्छे खासे, यहाँ पर मेरे पास आधार कार्ड बना हुआ है, यहाँ के हम निवासी हो गए, मैं क्यों वहाँ झंझट में जाऊँगा, और यहाँ का अगर मैंने वहाँ की PRC बनवाई या वहाँ का डोमिसाइल बनवाया तो मैं यहाँ से खो दूंगा और मैं वहाँ का भी नहीं यहाँ का भी नहीं। ऐसा नहीं है। भारत में सिटीजनशिप एक है, भारत में आधार कार्ड एक है, आपका केवल वोटर ID कार्ड बनना है। हम सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन फॉर्म 6 भरवाता है। आप जिस समय अभी फॉर्म 6 भर दीजिए जम्मू कश्मीर के लिए, आप वोट डालिए, वहाँ सरकारें बनाइए, वहाँ निर्णय की भूमिका में आइए। आपके पूर्वजों के साथ जो अत्याचार हुए हैं उनको आप ख़त्म कर सकते हैं। आपको युद्ध नहीं लड़ना है, आपको केवल वोट डालना है। जम्मू कश्मीर में जो सरकार इस समय बैठी हुई है वो सबको सपोर्ट कर रही है, किसी भी प्रकार से हिंदुओं को वहाँ बसाने के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है। यहाँ तक कि वहाँ लगभग 20,000 क्वार्टर, ऐसी सूचनाएं आई हैं कि 20,000 घरों का निर्माण कर दिया गया है। जो लोग अपना घर वहाँ समाप्त हो चुका है, जिनके घर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उनको वो अलॉटमेंट करके भी रख रहे हैं। और नहीं अगर उनकी व्यवस्था है तो उस व्यवस्था को अगर आप ये सिद्ध कर लेते हैं कि मैं डोमिसाइल जम्मू कश्मीर का हूँ, तो वहाँ बसाने की पूरी व्यवस्था, अगर आप लैंडलेस थे तो भी पूरी व्यवस्था राज्य सरकार यानी कि जो यूनियन टेरिटरी की राज्य सरकार है वो वहाँ व्यवस्था कर रही है। तो आप केवल फॉर्म 6 भरिए, फॉर्म 6 भरकर आप वहाँ पर अपना वोट बनवाइए, और जब आपको लगे कि नहीं हमें अब दिल्ली में वोट डालना है तो दिल्ली में वोट डालने के लिए आपको कोई समस्या नहीं, आप यहाँ का फॉर्म 6 भर दीजिए। क्योंकि माइग्रेंट्स का जो एक जगह ही आपका वो वोटर ID बन सकता है, जब वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ का वोटर ID बनाकर वहाँ वोट डाल सकते हैं, और जब आप वापस आएँ और आपको लगे कि नहीं हमें यहीं रहना है तो यहाँ का वोटर ID फिर से बनवा लीजिए। आप जाइए 3 महीने, 2 महीने, 5 महीने बाद भी वोटर ID चेंज हो जाता है, स्थान चेंज हो जाता है, वोट डालने का स्थान चेंज हो जाता है। जहाँ पर आपने अपना घर बना के रखा होगा, जहाँ आप वोट डालना चाहते हैं वहाँ वोट डाल सकते हैं। फॉर्म 6 भरिए और आगे बढ़िए। इसलिए हिंदू समाज को जम्मू कश्मीर के चाहिए कि वो पुनः वहाँ जाए और वहाँ पूरा प्रयास करे, जम्मू कश्मीर सरकार के साथ कोऑपरेट करे, जम्मू कश्मीर सरकार की मदद ले और उनकी मदद करे। वो पूरी तरह से कटिबद्ध है। शर्त एक ही है, जैसे मैंने कहा, कानूनी व्यवस्था केंद्र सरकार ने ठीक कर दी, एग्जीक्यूटिव बॉडी वहां पर ठीक से काम करने के लिए तैयार है, लेकिन अब जनता का सपोर्ट भी चाहिए। अगर हिंदू समाज हिम्मत नहीं करेगा, कश्मीरी हिंदू हिम्मत नहीं करेगा, तो फिर कानून कुछ नहीं कर सकता, राज्य सरकारें कुछ नहीं कर सकती, राज्यों के हाथ में अब कुछ नहीं बचेगा। लूज़र अगर होंगे तो आप होंगे, और अगर नुकसान हो रहा है तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। भविष्य में आप ये नहीं कह सकते कि जम्मू कश्मीर में मुझे सताया गया और मेरी पुनर्स्थापना नहीं की गई। इस समय पुनर्स्थापना की पूरी व्यवस्था राज्य सरकार ने कर रखी है और राज्य सरकार पूरे सपोर्ट में है। आप लोगों को चाहिए कि राज्य सरकार की वेबसाइटें ढूंढकर काम करें। थैंक यू वेरी मच।